नमस्कार, मैं हूं सिमरन राजपाल और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के चुनाव परिणामों पे, जहां इस बार कांग्रेस को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि वो इस बार तो अपनी जीत पक्की कर ही लेंगे। लेकिन जो बीते दिन चुनाव के नतीजे आए उसने कांग्रेस पार्टी, देश और एग्जिट पोल सबको गलत साबित कर दिया। जी हां, बीजेपी इस बार तिबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार में आ चुकी है। बीजेपी ने हैट्रिक मार ली है और पूर्ण बहुमत के साथ वो वापस हरियाणा में आए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें अपने नाम की, वहीं कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों पर ही अपना डेरा जमा पाई। अब हम उन मुद्दों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद कांग्रेस के लिए अच्छे साबित नहीं हुए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रतन तिवारी जी और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र जी। नमस्ते सुरेंद्र जी। जी तो सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि काफी प्रोटेस्ट हुए, कांग्रेस ने बार बार कहा कि हम इस बार हरियाणा में तो अपनी सरकार ला ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस कुछ भी हरियाणा में नहीं कर पाई और आपकी सरकार वापस आ गई। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कहां पे गलत साबित हुई? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना तो नीति है, ना ही नियत है, ना ही कुछ नेता है अब उनके पास जो कि समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करे। हमारा एजेंडा, हमारा नीति जो है साफ है और हमारे पास नीति भी है, नियत भी है और नेता भी है। फर्क ये, अब आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ हरियाणा के अंदर जो है झूठ की जो है ना, जो ये नफरत की जो दुकान थी, इनकी झूठ की जो दुकान थी, इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर बांटने का काम किया और हरियाणा के लोगों ने ये झूठ की और नफरत की जो दुकान थी इनको वो नकार और हरियाणा के लोगों ने तय किया कि हमको जो है हरियाणा को विकास के रास्ते पे ले जाना है। हरियाणा के किसान, जो हमारे किसान भाई थे, उनको जो है भला करनी है। तो ये तमाम और कई चीजें ऐसी थी जिसके कारण जो है हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देने का काम किया। सर, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है और एक चीज और भी है। जी बताएं सर। जी शिवराज जी। जी लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो कहना है कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। और वो ये भी कह रहे हैं कि 3 जगहों पर जो ईवीएम था वो बदला गया है। 99% बैटरी वाले ईवीएम जहां पे थे वहां बीजेपी जीती है और जहां 60 से 70% बैटरी वाले ईवीएम थे वहां कांग्रेस जीती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो बदले हुए ईवीएम्स है वहां पे बीजेपी को आपने जिता दिया और सही ईवीएम्स जहां पर थे वहां से कांग्रेस जीती है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस की तो पुरानी आदत है ये रोने वाली। जहां वोट जीतेंगे वहां सब सिस्टम ठीक हो जाएगा, ईवीएम सही हो जाएगा, ईडी सीडी, पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग सब एकदम ठीक हो जाएगा। जहां वो चुनाव हारेंगे ये सब दोषी है। चुनाव आयोग दोषी है, ईवीएम मशीन खराब था, उसमें हेराफेरी कर लिया, ये सारे लोग खराब थे। ये इनकी जो दोहरी चरित्र है, इनकी जो दोहरी मापदंड है ना, देश की जनता समझ गई कि कांग्रेस पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है। करनी और करनी में बहुत फर्क है इनका। अब आप देखिए, कल 2 प्रदेश का जो है रिजल्ट आया, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जी। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीतती है और जम्मू कश्मीर में जो है कांग्रेस और एनसी जीतती है। सर, अब कांग्रेस और एनसी जीतती है, जिसके कारण जो है अब वहां पे तो हमने आरोप कुछ नहीं लगाया कि भाई वहां कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन है। हमने तो आरोप नहीं लगाया। तो जहां वो जीत गए वो जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं बोले कि हमारी जो गठबंधन जीती है वहां पर सारे
ईवीएम मशीन जो है इस तरह का था, ऐसा थोड़े होता है। और 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर तो हमारा प्रशासन है, हमारा एलजी है, सारा सिस्टम तो हमारा है, तो वहां भी हम सब सिस्टम को बदल सकते थे। अगर इनके हिसाब से चले तो हरियाणा में अगर हमने सिस्टम बदला तो जम्मू कश्मीर में बदल सकते थे। देखिए, लोकतंत्र का अगर किसी ने मजाक उड़ाने का किसी ने काम किया है, लोकतंत्र को अगर किसी ने खत्म करने का काम किया, संविधान पर किसी ने सवाल उठाने का काम किया, संविधान को बदनाम करने का अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी है। आपको याद होगा 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो पूरे देश के अंदर सुरेंद्र जी एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी। आरक्षण खत्म कर देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, देश के अंदर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगी। और ये भूल गए थे क्या, जब ये आरक्षण लागू हुआ था उस समय राजीव गांधी जी ने ही विरोध किया था आरक्षण का। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र जो है देश के लोगों को पता है, अब क्या करेगा। तो अब देश के लोगों ने समझ लिया है कि कांग्रेस पार्टी को नहीं है तो नकार देगा। जी सिमरन जी, मैं ये बोल रही थी कि हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता जुड़ चुके हैं, रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रतन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। आपकी पार्टी ने हरियाणा में हार के बाद ईवीएम में गड़बड़ी की बात उठाई है, जो हमने पहले भी देखा है कि ऑपोजिशन उठाता आया है। तो क्या आपका भी यही मानना है कि क्या ईवीएम्स को बदला गया, या अगर ईवीएम में कुछ किया जा सकता होता तो शायद बीजेपी पूर्ण बहुमत से लोकसभा में भी आ गई होती, लेकिन आप लोग ये देखा गया है कि जहां पर हारते हैं वहां आप सीधे सीधे ईवीएम को पूरा दोष दे देते हैं। देखिए सिमरन जी नमस्ते, हमारे मित्र को भी नमस्कार करता हूँ। देखिए, ईवीएम पे हमारा ठीकरा फोड़ने का मतलब नहीं है, हमारा मतलब ये स्पष्ट है, आप इसको समझ लीजिए कि जिस प्रकार चुनाव आयोग की काउंटिंग बहुत ही देर से हुई रही थी और वहीं देर से हो रही थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी, और कई ईवीएम मशीन जब वहां पे ओपन की गई तो वहां पे 100% चार्जिंग फुल उनकी बैटरी दिखा रही थी। हमको शक वहां होता है कि अगर कंटिन्यू 6 घंटे 8 घंटे अगर वोटिंग हुई है तो मशीन जब ओपन होगी तो उसका 40% 50% उसकी बैटरी डाउन दिखाई देगी। तो हमको वहां पे शक हुआ और वही मशीन में हम पूरी तरीके से पीछे हारे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, जनता का जो जनादेश हमें मिला है हम उसके सर आंखों पे चढ़ाते हैं। हमारा वोट परसेंटेज सिमरन जी बिल्कुल कम नहीं हुआ है, 39% वोट हमें मिला है और 39 वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी बेशक सरकार बनाने की स्थिति में है लेकिन हम उनसे कमजोर नहीं हुए हैं। और सिमरन जी एक बात और बता दो, 2 सीट ज्यादा पाए, सरकार बहुमत के आंकड़े से मात्र 2 सीट ज्यादा पाए हैं और ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये गणित है, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती। लेकिन सर आपके इंडिया अलायंस के नेता ही अब आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव बाला ठाकरे के गुट से उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपना कॉन्फिडेंस आप पे लूज कर दिया, और असदुद्दीन ओवैसी जो शायद ही कभी बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस के पास एक गोल्डन चांस था इस बार हरियाणा में अपनी जीत निश्चित करने का, लेकिन उसने वो भी गवा दिया। तो इस पर आपका क्या कहना है कि आप अपने भी जो आपके समर्थक थे आप उन्हें भी खोते जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सिमरन जी मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी। हरियाणा में हम बहुमत से बहुत आगे निकल सकते थे, लेकिन कहीं कमियां रह गई। स्थानीय जो लीडरशिप था स्टेट का, वहां पे कमियां रह गई। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके हमें चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वहां का जो स्टेट का लीडरशिप है उनका कहना था कि हम मजबूत हैं और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे नेताओं को नजरअंदाज करना और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में हम गए, वहां पे हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। तो सर आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते चुनाव हारे है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी हर चीज को एक्सेप्ट करती है, लेकिन हमें हर बार सीखने को मिलता है। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि
हम सरकार में आज भी हैं, सरकार नहीं बना सके, लेकिन सरकार की स्थिति हमारी बनी हुई है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, महीने 1.5 महीने में कुछ भी हो सकता है। तो सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि हरियाणा में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर कुछ वक्त पहले नायब सिंह सैनी को एक नया चेहरा बनाया वहां पे सीएम फेस के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो भी एक बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट था? नहीं, बिल्कुल नहीं। नायब सिंह सैनी को ओबीसी चेहरा है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, बहुत बड़ी रणनीति के तहत उनको बनाया गया था, लेकिन वो कोई फैक्टर काम नहीं किया था। फैक्टर हम आपको बता रहे हैं कि फैक्टर हमारी स्टेट की लीडरशिप की थोड़ी बहुत खामियों की वजह से हुआ, क्योंकि अगर हमारा माहौल अच्छा था तो आपने देखा 1 घंटे पहले अशोक तंवर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे, 1 घंटे बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं माहौल अच्छा था और हरियाणा की जनता को भी समझ में आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और आपकी मीडिया चैनलों ने भी सर्वे में दिखाया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन गलती कहां से हो गई, और हम लोग तो पूरा ईवीएम के ऊपर ठीकरा तो नहीं फोड़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये जबरन ये सरकार बनाई है वहां पे। सुरेंद्र जी, इस पर आपका क्या कहना है? क्या मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को लाना एक बीजेपी के लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव अच्छा था और अच्छा तरीके से वो साबित हुआ बीजेपी के लिए? सुरेंद्र जी। हाँ सिमरन जी, देखिए हमारे रतन जी ने अभी 2-3 सवाल के पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ, उसके बाद मैं खट्टर साहब की बात पे आता हूँ। अब इन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर हम कमजोर नहीं हुए, हमारा वोट परसेंटेज जो है बीजेपी के बराबर है। जब अगर आप कमजोर नहीं हुए, आपका वोट परसेंटेज जब आपका बराबर है, तो फिर ये ईवीएम मशीन पे ये जो सवाल उठा रहे हैं, फिर ये तो ठीक नहीं है। ये तो दोहरी चरित्र वाली बात हो गई कि आपका परसेंटेज भी सही आया, वोट भी आपको सही आया, लेकिन सीट आपको नहीं आया, तो वहां पे ईवीएम जो है मोदी जी हैक कर लिए। एक बात। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि गठबंधन कर लीजिए आम आदमी पार्टी से, लेकिन वहां के लोकल नेता का नहीं होने दिया। तो इसका मतलब ये मान लिया कि अब राहुल गांधी जी का कांग्रेस में नहीं चलती है, अब उनका जो है मार्केट खत्म हो गया है, लोकल नेता का चलता है। इसका मतलब हरियाणा के अंदर तो ये दोनों में इसका जवाब दे दे कि राहुल गांधी का चलता है या लोकल नेता का चलता है, या उनकी मार्केट खत्म हो गई है। वैसे भी मार्केट तो खत्म ही हो गई है एक तरह से देखा जाए। मैं जवाब दे दूं। अब तीसरी बात जो है रतन भाई, मैं उसके बाद आप देते रहिएगा, मैं आप कंप्लीट कर लेता हूँ। अब आपने कहा सर, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सर सुरेंद्र जी, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अंदरूनी तनाव जो है वो कांग्रेस को ले डूबा इस बार? देखिए, इनकी तो पुरानी आदत है, ये कोई पहला बात थोड़े है, ये कोई पहली बार ऐसा हुआ क्या इनके साथ? इतिहास उठा के देख लीजिए, ये हमेशा से ऐसा हुआ। और इनकी ही कांग्रेस के पार्टी से आज देश के अंदर जितने भी रीजनल पार्टी है ना, एक बात आप थोड़ा समझ लीजिए, ये रतन जी को मालूम होगा, चाहे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी, और यहाँ से घुमा के देख लीजिए, खाड़ी से लेके कच्छ तक, हर जगह पे जितने भी रीजनल पार्टी है, हर जगह इन्हीं के पार्टी से निकले हुए रीजनल पार्टी बनी है। तो इनका एक ही कारण है कि ये मान सम्मान नहीं देते हैं, बस इनके नेता अपना पार्टी बना लेते हैं, और नुकसान इन्हीं को होता है, इन्हीं कांग्रेस के लोगों को होता है। तो इसमें जो है, अब ये तो ये भला कांग्रेस के लोग ही करें। और जहां तक बात रहा नवाब सिंह सैनी जी का, देखिए वो व्यक्ति जो है एक सीधा साधा साधारण परिवार का व्यक्ति है, और उनके नाम पे चुनाव लड़ने का, हाँ मुझे मालूम है, और हमारी पार्टी को फायदा जरूर हुआ। और खट्टर साहब ने जो पिछले 9.5 वर्षों में जो काम किया, विकास का जो रास्ता, जो विकास के रास्ते को जो आगे बढ़ाने का काम किया डबल इंजन की सरकार, उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। ठीक है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर दोनों ने ही आपको कहीं ना कहीं मदद की है इस बार चुनाव में जीत हासिल करने में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे पार्टी के अंदर कहीं से भी किसी प्रकार का कोई मतभेद किसी के साथ नहीं है।
सब मिल के काम करते हैं, चाहे देखिए मंत्री हो, संतरी हो या मुख्यमंत्री हो। यही तो हमारी पार्टी में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम मुख्यमंत्री चेंज कर देते हैं, हम नए लोगों को मौका देते हैं। हमारी पार्टी बपोती पार्टी नहीं है, किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि हुकूमत चलेगा उनका। हमारे यहाँ हाईकमान तय किया कि भाई इनको चेंज करो। जनता का जो जनादेश होगा उसको मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। सर, क्या आपको लगता है कि जाति जनगणना का जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया था हरियाणा के चुनाव में, वो भी कांग्रेस के लिए बैकफायर किया? क्योंकि जाटों के वोट अच्छे खासे मिले हैं बीजेपी को। देखिए जाति जनगणना एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया इन्होंने, लेकिन अब लोगों को देखिए, जाति जनगणना, जाति उसी से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को देश का नाम जो है पूरा दुनिया में हो, हमारा बॉर्डर मजबूत हो और हमारा देश का नाम जो है पूरा दुनिया में हो, हमारे देश जो है अर्थव्यवस्था में मजबूत हो। अब लोग ये सोचते हैं, पहले जमाना वाली बात जो कांग्रेस सोचती है वो अब नहीं रही। अब हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े, मेरा बेटा आगे बढ़े, हमारा देश जो है आगे बढ़े, हमारा जो परिवार है राष्ट्र हित के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे। ये हर कोई चाहता है। ये जो है परिवार को बांटो, समाज को बांटो, राष्ट्र को बांटो, राष्ट्र को तोड़ो, ये सब नीति थी कांग्रेस की। अब ये धीरे धीरे ये जड़ से खत्म होने वाला है। रतन जी, जो ये बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो लोगों को नहीं चाहिए, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि अभी जल्दी ही दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, तो आप क्या ये मुद्दा दोबारा वहां के चुनाव में भी उठाएंगे? और क्या आपको लगता है कि ये बेफिजूल का मुद्दा है? देखिए सिमरन जी, सबसे पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की बिल्कुल नहीं चलती। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो कहते हैं वही होता है, लेकिन हरियाणा का जो स्टेट लीडरशिप था उनको आश्वस्त कर दिया था कि यहाँ पे किसी के साथ गठबंधन करके कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ मजबूत स्थिति, प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप लगता है कि यहाँ पे सरकार बन जाएगी तो आप उसको बनाइए। अब आता हूं मैं कार्ड सेंसस पे। जातिगत जनगणना जो है वो भारत में रह रहे तमाम लोगों का अधिकार है, आपका भी अधिकार, हमारा भी अधिकार है। जब तक हम एक्सरे नहीं करेंगे सिमरन जी, जब तक हम ये जानकारी नहीं उठा पाएंगे कौन सी जाति कितनी प्रतिशत है, कौन सी जाति क्या है, तब तक हम उनको उनका न्याय और उन्हें उनका अधिकार नहीं दे सकते। इसके लिए राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है, और ये फैसला तो नीतीश कुमार जी भी किए हुए हैं, उन्होंने करवाया भी था, इनके साथ आज सहयोगी बन के बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं, जनगणना भी आवश्यक है, क्योंकि संविधान कहता है कि हर 10 वर्षों में जनगणना होनी चाहिए। सरकार बन के कितना वर्ष हो गया, आज तक जनगणना ये नहीं करवा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो गरीब लोग हैं, जो शोषित हैं, उन लोगों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी यही सुरेंद्र जी कह रहे थे कि जनता को जात से मतलब नहीं, उन्हें रोजगार चाहिए। अरे भैया, 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात तो आप लोग करते थे, रोजगार नहीं दे पाए। महंगाई कम करने की बात आप लोग करते थे, 300 का सिलेंडर 1100 रुपया कर दिए। तो आप लोग महिलाओं की सुरक्षा देने की बात करते थे, मणिपुर का मन नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से विफल हैं, ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। प्रधानमंत्री मोदी का सिगोफा छोड़ा जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी बात करते हैं और वही बात रिपीट करते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, और कुछ नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी तो आपकी दाल नहीं गल पाई ना, वहां पे भी तो सिर्फ आपके पास 6 ही सीटें आई हैं, बाकी 39 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, और बीजेपी का वहां पे भी खाता देखा जाए तो ठीक ठाक है, 25 से 30 सीटों के बीच में उनके पास वहां पर भी है। तो जम्मू कश्मीर में आपको ऐसा क्या हो गया? आपने तो अपने काफी मुस्लिम कैंडिडेट्स भी उतारे थे जम्मू कश्मीर में। देखिए सिमरन जी, मैं आपको पहली बार दुरुस्त कर दूं, वहां पे 39 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं है, मुझे लगता है कि 42 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई है और 6 सीट कांग्रेस की आई है। कुल मिला के 48 सीट हमारी है, और हम बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, हर प्रदेश की अलग अलग स्थिति होती है, हर प्रदेश का अलग नजरिया होता है, हर प्रदेश का अपना एक मामला होता है। तो वहां की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया,
जाहिर सी बात है हम उनके साथ में थे, सीटें हमारी बिल्कुल बढ़नी चाहिए थी, हमने मुसलमानों को भी अच्छे टिकट दिए, हिंदुओं को भी टिकट दिए थे, लेकिन 6 सीट आई, उसमें हमारे कुछ मित्रों को भी टिकट मिला था जो विधानसभा पहुंच चुके हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट मिला था सिमरन जी जो विधानसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी है, इनको जानकारी होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को विधानसभा पहुंचाने का काम करती है। हम बिजनेसमैन उद्योगपतियों को टिकट देके विधानसभा नहीं पहुंचाते सुरेंद्र जी। अभी आप कितने वर्षों से भाजपा में है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अभी तक कोई टिकट भी नहीं मिला होगा, लेकिन मैं 3 बार चुनाव लड़ चुका हूं। तो कांग्रेस पार्टी सबके ऊपर ध्यान देती है, ये कांग्रेस पार्टी है, इसका एक अपना सिस्टम है। लेकिन सर जैसे आपने बोला कि राहुल गांधी कई बार और कांग्रेस पार्टी कई बार जो देश के उद्योगपति हैं उनकी संपत्ति को बांटने की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हरियाणा में वो ये बात करते हुए नहीं दिखाई दिए। जी सर, वो काफी बार अडानी अंबानी को डेलिबरेटली टारगेट करते दिखाई दिए हैं। सिमरन जी मैं आपको दुरुस्त कर दूं, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम उद्योगपतियों का प्रॉपर्टी या उनका पैसा हम छीन लेंगे। हमने ये नहीं कहा, राहुल गांधी जी ने ये कहा है, नहीं मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो गरीबों के पैसे छीन के नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों के जेब में डालने का काम कर रहे हैं, उन उद्योगपतियों से पैसा निकालकर हम गरीबों के जेब में डालने का काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और सरकार हमारी केंद्र में बनने दीजिए। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, जितने उनके वादे हैं वो सारे वादे पूरे होंगे, बस सरकार केंद्र में हमारी बनने दीजिए। राहुल गांधी जी बात इस बार क्यों नहीं कही? हरियाणा में वो शायद ही कहीं पर ये बात करते हुए दिखाई दिए होंगे, वरना वो हर जगह अडानी अंबानी को साफ तौर पर लेके आते हैं, पर हरियाणा में शायद मुझे तो नहीं दिखे अभी तक वो कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया। नहीं देखिए सिमरन जी, मैं आपको दुरुस्त कर दूं एक बार पुनः कि जब देश की बात होती है, जब लोकसभा का चुनाव होता है, जब देश का चुनाव होता है, तो देश के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है। जब देश का चुनाव हो रहा था तो अडानी अंबानी की बात हो रही थी, उद्योगपतियों की बात हो रही थी, महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा की बात हो रही थी। लेकिन हरियाणा का एक स्टेट का चुनाव होता है और हर स्टेट के अपने एक मुद्दे होते हैं और हर स्टेट का अलग अलग मुद्दा होता है। तो उसी स्टेट पे, उसी हरियाणा के मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे थे और हमने लड़ाई अच्छी लड़ी, कार्यकर्ताओं ने मजबूत काम किया, जमीन पे काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा 2 कदम पीछे हो गए हैं। लेकिन कोई हताशा नहीं है, कोई निराशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 2 सीट ज्यादा लेके आप सरकार बनाए हैं। सिमरन जी मैं अभी भी कह रहा हूं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जलेबी डांस करने की नहीं है। 1 महीने के बाद आपको वहां पे परिणाम वापिस दूसरी तरह दिखाई देगा। तो रतन जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा कांग्रेस पार्टी आपके हिसाब से क्या कर सकती थी कि वहां पर शायद आज आप होते और भारतीय जनता पार्टी नहीं? हरियाणा की बात कर रही हूं मैं। नहीं, अगर आप पूछ रही हैं सिमरन जी, अगर आप पूछ रही हैं तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस पार्टी से वल्लभगढ़ से हमारी एक बहन है राठौड़, जो दूसरे नंबर पे निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, दूसरे नंबर पे आई थी, वो कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहती थी, उसको टिकट नहीं मिला, एक वो सीट चली गई। एक 32 वोट से हमने चुनाव हार दिया ऊंचान कलान से, वो भी एक फैक्टर था। और करीब करीब 10 से 15 ऐसे प्रत्याशी थे सिमरन जी जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे, हमने उन्हें टिकट नहीं दिया और उसके वजह से वो चुनाव लड़ गए इंडिपेंडेंस, और हमारे वोट को कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया गया और ऐसे 10 से 12 सीट हमारी हार गई। मैं आपको एकदम क्लियर कट बता देता हूं, अगर आप चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाके अगर परिणाम देखेंगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा। ठीक है सुरेंद्र जी, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि अगर इन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपना ली होती तो शायद आप नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी होती हरियाणा में? देखिए अभी रतन जी ने कहा कि हमने टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़ गया, तो ये तो इनके पार्टी में अंदर ही जो कला है वो तो हमेशा रहा है। तो पार्टी इनकी जब तक मजबूत नहीं होगी, कला नहीं है, कला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ हमारी कमियां हुई और कहाँ हमको मात खानी पड़ी, क्या हमसे चूक हुई, हम वो चूक बताए थे। देश के अंदर जो है लोकतंत्र है, सबको जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना चाहिए। और अगर राहुल गांधी के लिए अगर बोल रहे हैं कि हमारी केंद्र में सरकार होगी, तो ये मुंगेरी लाल वाली सपना है। अभी तो हमें नहीं लगता
10-20 साल इनकी सरकार आने अरे वाली है। बैसाखी पे चलने वाले लोग मुंगेरी लाल की बात कर रहे हो। वह प्रधानमंत्री मोदी जो 56 इंच का सीना दिखाता था, वह प्रधानमंत्री जो 303 सीट लेके अपने आप को 400 पार का आंकड़ा बताता था, आज वो प्रधानमंत्री बैसाखी के सहारे चल रहा है। एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू, दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार। बैसाखी के सहारे चलने वाला प्रधानमंत्री। देश की जनता। अरे भैया बैसाखी जल्दी टूट जाएगी सुरेंद्र जी। कौन है वो? फरवरी में बिहार का चुनाव होने दीजिए, आप भी बिहार से आते हैं। नीतीश कुमार को पलटू राम आप ही लोग कहते थे ना? सुनिए भाई, नहीं, नीतीश कुमार को पलटू राम आप ही लोग कहते थे ना? पानी पीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए सुरेंद्र जी, आप बोल नहीं पा रहे हैं। पहले आप समझिए, 13 ऐसे प्रदेश हैं जहां आपके खाता नहीं खुले हैं मेरे भाई। आप पहले वहां मजबूत करो प्रदेश अपना संगठन को। वो 13 नाम बता दीजिए। इसी चैनल पे मैं बोल रहा हूँ कि 13 प्रदेश का नाम बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बताइए भाई, आपके 13 ऐसे प्रदेश हैं। 13 प्रदेश का नाम बताइए। आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बताइए। आप जो है जहाँ से आप बैठ के सिमरन जी, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर 13 प्रदेश का नाम बता देंगे तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। सर अगर आपको पता है तो मैं आपको अभी मैं भेजता हूँ। भेजिए, बस बताइए ना। अरे अभी बता दीजिए, आपने 13 प्रदेश का नाम लिया ना, बताइए। नहीं नहीं, प्रदेश का नाम बताइए ना, आपने 13 प्रदेश का नाम लिया, बताइए। सुरेंद्र जी अगर आप जानते हैं तो आप उन्हें बता दीजिए, वो तो राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं। इस पे राजनीति छोड़ने की बात वो ठीक है, लेकिन दिल्ली जैसे, दिल्ली का जो नीति, एक भी एमपी नहीं है इनके। ये क्या दिल्ली के दिल्ली कर रहे हैं? दिल्ली में एक भी एमपी नहीं है। ये लोग गठबंधन करने का काम किया था यहाँ दिल्ली में, वो भी नकार दिया दिल्ली की जनता ने इनको। तो ये सारी बात है। अरे भैया 13 प्रदेश का नाम बताइए आप मुझे, दिल्ली का नाम मत बताइए। हाँ, मैं आपको जब दोबारा बचे मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, मैं 5 मिनट ज्यादा दे दिया हूँ मुझे। नहीं, आपने ही तो बोला ना कि 13 प्रदेश में एक भी सीट नहीं है। मैं आपको सुन लो, आप गूगल कर लो मेरे भाई, गूगल पे सब पड़ा हुआ है। अरे हम गूगल में, आपने अगर बोला है तो नाम गिनवा दीजिए। तो मैंने बोला है तो मैंने कोई अलग से थोड़ा बोला हूँ। चुनाव आयोग में पड़ा हुआ है। अरे पढ़ के आया करिए, पढ़ के आया करिए सुरेंद्र जी, उसको पढ़ के आया करिए, उसको रीड करके आया करिए। अगर कोई चीज बोलते हो तो उसे प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि दर्शक देखते हैं। दर्शकों के सामने झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे भाई, अभी मैंने बोला था, दर्शक अगर जानने वाले होंगे तो गूगल मार के सर्च कर लिया होगा, ठीक है? अरे भैया हम तो कह रहे हैं ना कि झूठ नहीं चलेगा। सुनो, ये 21वीं सदी है। ये भूल जाओ कि हम गरीबी मिटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे और खुद भ्रष्टाचारी करेंगे और खुद जो है अमीर बनेंगे, गरीब को रास्ते में छोड़ देंगे। अरे भ्रष्टाचार करने वाला तो आपका भाजपा का अध्यक्ष था, लक्ष्मण बंगारू। बोलती बंद हो गई, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं सुरेंद्र जी। अरे मैदान छोड़ के हम भाग रहे हैं क्या? क्यों भाग रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की औकात क्या है? कांग्रेस पार्टी की औकात क्या है? नहीं, औकात पे मत जाइए। नहीं, औकात पे मत जाइए। राहुल गांधी की औकात क्या है? अरे राहुल गांधी की औकात बहुत बड़ी है। 13 प्रदेश का नाम गिनाए बगैर भाग रहे हैं मैदान छोड़ के। प्लीज नहीं, 13 प्रदेश का नाम नहीं गिना पाए और चैनल छोड़ के भाग रहे हैं। इस देश के अंदर जो है दुर्भाग्य क्या होगा, हरियाणा का दुर्भाग्य क्या होगा कि घोषणा पत्र जो है, इनकी जो घोषणा पत्र है दिल्ली से जारी किया हरियाणा की जनता को ठगने के लिए, और राहुल गांधी की औकात क्या? सर आखिरी सवाल रतन जी आपसे। कोई नकारा नहीं है। रतन जी एक सवाल मेरा भी सुन लीजिए सर। आज कांग्रेस पार्टी रोड पे खड़ी है। सुरेंद्र जी प्लीज आपकी आवाज डाउन पड़ जाएगी। 13 प्रदेश का नाम बता के जाइए। सर वो जा चुके हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि राहुल गांधी कई बार दिखाई दिए हरियाणा में कैंपेन करते हुए, यात्रा करते हुए, लेकिन जो था कि वो यात्रा भी रंग नहीं लाई। तो आपका इस पे क्या कहना है? हेलो, देखिए सिमरन जी, राहुल गांधी जी ने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ
वो उन्होंने मेहनत किया। आपने देखा कि 4000 किलोमीटर की जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, उसका परिणाम ऐसा था कि हमने हिमाचल में सरकार बनाई, हमने तेलंगाना में सरकार बनाई, हमने कर्नाटक में सरकार बनाई, और लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए, मणिपुर में आप देख लीजिए कि 2 की दोनों सीट हम जीत गए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्थिति, बड़े स्तर पे गए। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, तो आप कह रहे हैं कि इसका जो परिणाम है, आपको लगता है सर? पिछले एक सीट थी, आज 2 हमारी मैं आ रहा हूँ देखो सिमरन जी, तो कांग्रेस पार्टी ने जमकर मेहनत किया, राहुल गांधी ने जमकर मेहनत किया, और कोई मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। जमीन पे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया, जमीन पे कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे खाए। जो वहां पे 10 सालों से भाजपा की सरकार हरियाणा में चल रही थी, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटा, कुचला, बहुत प्रताड़ित किया। हमारे कार्यकर्ताओं की भी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमने जोर लगा के मेहनत किया कि सरकार को खदेड़ा जाए। ठीक है सर, वक्त हमारे पास कम है, तो हेलो जी, वक्त हमारे पास कम है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बने रहें हमारे साथ और देखते रहें।